मैं बहुत ही पूर्वाग्रह रहित होकर मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इसको अगर ठीक लगे आपको तो उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, पहली बात देखो, कोचिंग आप तभी करें जब आपको लगता हो कि परीक्षा में पर्याप्त समय है। ठीक है, क्योंकि कोचिंग क्लासेस मान लो कोई भी सब्जेक्ट हो, 700-800 घंटे से कम तो क्लासेस होती नहीं है। क्लियर सी बात है। मेरे जैसे हिस्ट्री का कोर्स है तो उसमें 600-700 घंटे हो गए, आराम से हो गए, ज़्यादा ही हुए। तो एक तो पर्याप्त समय हो, परीक्षा में पर्याप्त समय होना बहुत ज़रूरी है। 1 साल कम से कम कह रहा हूँ। अगर 1 साल का समय हो परीक्षा को लेके, तब आप कोचिंग क्लास की तरफ जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर बिल्कुल नए हैं, आपको लगता है कि विषय को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, आपको नहीं पता क्या करना कैसे है, तो आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप जा सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपको अपना विषय बड़ा जटिल लग रहा है, अगर जटिलता नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षक काफ़ी चीज़ों को आसान कर देता है। किताब और शिक्षक में यही फ़र्क होता है। किताबें क्या करती हैं, 10 किताबों से फैक्ट लेके इकट्ठा करके रखती है। शिक्षक क्या करता है, 8-10 किताबों से फैक्ट लेके अभिव्यक्त करता है। शिक्षक बोलता है, किताब बोलती नहीं है। शिक्षक टू द पॉइंट लिमिटेड कंटेंट देता है, किताब सब कुछ लिख देती है। शिक्षक ये बता देता है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको कितनी तवज्जो देनी है। किताब बोलती नहीं है, किताब सब लिख देती है। उसको लगता है कि आपको जैसा पढ़ना वैसा पढ़ना। किताब को आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी नई समझ विकसित होगी, नई तथ्य मिलेगी। टीचर्स को आप जितनी बार सुनोगे, जितनी बार पढ़ोगे, वही चीज़ें याद होती जाएगी, नया नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि टीचर तो बोल गया, बस इतना ही है। किताब को तो आप हर बार पढ़ोगे, हर बार आपको नहीं मिलेगी। किताब में कभी ऐसी पूर्णता का भाव नहीं आ पाता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर विषय जटिल लग रहा है तो क्लास ले सकते हैं आप। साथ में अच्छा, पुराने स्टूडेंट हैं तो कोई भाग ले सकते हैं, पूरा कोर्स पढ़ने की बजाय सेगमेंट को पढ़ सकते हैं, मतलब वो ऑनलाइन और उसको दोनों को साथ में लेके भी कर सकते हैं। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन वगैरह देखना अच्छा नहीं लगता, तो वो किताबें भी पढ़ सकते हैं। देखो, दोनों चीज़ें समान हैं और दोनों में प्रश्न लगभग सेम रहते हैं। अब बात ये आपकी रुचि किसके ऊपर होती है। पर्याप्त समय हो, नए विद्यार्थी हैं आप, विषय जटिल लग रहा हो, कोई बात समझ में नहीं आ रहा हो, तब आप है वो कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। अब कोचिंग में भी आपके पास 2 विकल्प होते हैं। आजकल क्या 2 विकल्प हैं, ऑफलाइन भी है, ठीक है, और ऑनलाइन भी है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन की अगर बात करें, अगर आपके पास ऑफलाइन सुविधा है तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करूँ तो इसमें सामग्री अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, कई सारी मुद्दों पर शिक्षक बातें खूब कर लेते हैं। ऑफलाइन में हम लोग करते ही, हम लोग 1 घंटे की ऑफलाइन क्लास को पढ़ाने के लिए 15 मिनट या 20 मिनट मेहनत करते हैं, ऑफलाइन क्लास हो जाती है। घंटे की ऑनलाइन क्लास लेनी है, हमें 2 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो इसमें सामग्री अधिक होती है, इसमें सामग्री तुलनात्मक रूप से कम होती है, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में थोड़ी थोड़ी आंखों की सही दिक्कतें आ जाती है, इरिटेशन हो जाता है। ये चीज़ें जो है वो आपकी थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑफलाइन में ये समस्या बिल्कुल नहीं होती है। समस्या होती है जैसे आंखों की समस्या होती है, कई बार कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऑनलाइन क्या होता है, थोड़ा कन्वीनियंट होता है, सुविधाजनक होता है। सुविधाजनक इसलिए कि 10 दिन कहीं इमरजेंसी में बाहर चले गए तो आप वापस सारी क्लासेस देख सकते हैं। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो उसका क्लासेस आप वापस ऑन कर सकते हैं, कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें ठीक मिल जाती है। साथ में क्या होता है कि आप अपने विषय के बेस्ट शिक्षक से पढ़ सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। साथ साथ में फीस भी इसकी रिजनेबल होती है, और भी कई सारी सुविधाएं ऑनलाइन दे देता है, क्योंकि जैसे महिलाएं वगैरह शहर से बाहर नहीं भेजते, तो उनके लिए ऑनलाइन विकल्प आजकल काफ़ी ठीक हो गया है कि घर बैठे बैठे भी आराम से, जैसे उनको टाइम मिलता है, कन्वीनियंट होकर आराम से पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में थोड़ा आना जाना थोड़ा महंगा भी हो जाता है ना। तो और जबकि ये काफ़ी सस्ते हैं और आराम से पढ़ा जा सकता है। हालांकि डेटा वेटा यूज़ करके लास्ट में बात बराबरी पड़ती है। ऑफलाइन के लिए फिर शहरों में रहना करना काफ़ी समस्याएं हो जाती है, और फिर कई बार कोर्स भी पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि टीचर 2 से 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ा नहीं पाता, और 2-3 घंटे में 1 डेढ़ साल कोर्स चलता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि शिक्षक एक्स्ट्रा टाइम पे भी क्लास लेके भी दे सकता है। तो ये काफ़ी फायदे और दोनों है। बाकी ऑफलाइन क्लास बेस्ट मानी जाती थी, लेकिन आज के दौर में कुछ स्थितियों में ऑफलाइन क्लास फायदेमंद भी है, कुछ नुकसानदायक भी है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि शिक्षक को चुने कैसे, कौन से शिक्षक को चुने, ये भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसको अगर दिक्कत आती है तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से है वो। आप क्या करें, अपने ऑनलाइन विषय के जो मेन शिक्षक है उन 2-4 शिक्षकों की लिस्ट बना लें। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद में क्या करें, फिर उनके सभी के डेमो देख लो एक बार, फीस मत देखो, डेमो देख लो। डेमो देखें और उसके बाद में थोड़ा सा पुराने विद्यार्थियों से, 5-7 विद्यार्थियों से फीडबैक देख लें। फीडबैक ज़रूरी है ना। फीडबैक देख लिया, उसके बाद में आप है वो उसकी विषय वस्तु देखें, उन्होंने जो कंटेंट दिया है क्या वो आपकी परीक्षा में पिछले पेपर्स में वो सफिशिएंट रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप उस पूरे कंटेंट को बढ़िया तरीके से तैयार कर रहे हैं और उसके बाद में उस कंटेंट से सवाल ही 50-60% आ गए, तो आपकी गलती नहीं, आप यूं ही फेल हो जाओगे। तो बेहतर ये होता है कि विषय वस्तु की पर्याप्तता देखें कि वास्तव में आप जिससे पढ़ने जा रहे हैं उनका सामग्री पर्याप्त है कि नहीं है। अगर सामग्री पर्याप्त नहीं है तो बेहतर है कि अभी से कोई दूसरा विकल्प देखें। साथ साथ में आप ये भी देखें कि लिस्ट बना दी, सभी के डेमो देख लिए, फीडबैक देख लिए, विषय वस्तु देख ली, और उसके बाद में ये देखें कि उनका अभिव्यक्ति कौशल कैसा है। शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो बातें आपको समझ में आ रही है। देखो, कम तथ्य देगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर उनका अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है,
विश्लेषण करने की क्षमता अच्छी नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर ये होता है थोड़ा सा उनका अभिव्यक्ति कौशल देख लें कि पढ़ाने की जो क्षमता है, उनकी जो समझाने के तरीके हैं, उनका जो भाषाई दक्षता है वो अगर ठीक है तो भी चल जाता है। साथ साथ में आप है वो इन चीज़ों को देखने के साथ साथ में जैसे अभिव्यक्ति देख ली, विषय वस्तु देख ली, फीडबैक देख लिया, सारे डेमो देख लिए, 2-4 लिस्ट में ये सारा है वो करके देख लिया। ये देखने के बाद में फिर आप है वो शिक्षक को चुन सकते हैं कि हाँ अब ये ठीक है। हाँ ये भी चीज़ ये भी देखें, कई सारे शिक्षक क्या होता है टू द पॉइंट बात करने वाले वो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्यों टू द पॉइंट? क्यों? कई मैंने ये भी देखा है कि ऑनलाइन दुनिया में क्या होता है कि शिक्षक है वो बातें अधिक और कंटेंट कम देते हैं। 1 घंटे की क्लास में 15 मिनट का कंटेंट आएगा और 45 मिनट की बातें आ जाती। कृपया करके ऐसे बचें, क्योंकि परीक्षा में बातें नहीं आएगी, परीक्षा में कहानियां नहीं आएगी, परीक्षा में फालतू की गप्पें नहीं आएगी, परीक्षा में कंटेंट आता है। शिक्षक चुनते वक्त ये हमेशा ध्यान रखें कि वो टू द पॉइंट बात करता हो, निरर्थक बातें करने वालों से बचें। क्यों? क्योंकि ये लोग आपका समय भी खराब करेंगे। आप उस समय तो खूब मजा आएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में फिर पता चलेगा कि गलत डिसीजन था ये। तो ऐसे बचें। साथ साथ में आप उन शिक्षकों से भी बचें जो पीपीटी भर के लाते हैं और आपको वहाँ खड़े खड़े समझा दें। क्यों? फिर आपका ध्यान पूरा पीपीटी पे पड़ा रहेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग। कम से कम शिक्षक ऐसे शिक्षक से पढ़ें जिसका बोर्ड खाली हो, और फिर साथ साथ में ये भी देखें कि उस बोर्ड पे मैप वगैरह के अलावा या कोई मॉडल है उसके अलावा या कोई तालिका वगैरह है इसके अलावा कुछ ना हो। ठीक है। बाकी अगर पूरा बोर्ड भर के और पढ़ा रहे हैं तो आप न तो ठीक तरीके से बच्चों के साथ न्याय कर पा रहे हैं और ना आप उनको ठीक तरीके से सीख पाओगे। तो फीस के चक्कर में आके इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर मत करें। ये सारी चीज़ें थोड़ी देख लें, 2-4 दिन लगेंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे आश्वस्त हो जाओ, फिर उनसे बात करें, शिक्षक से या शिक्षक की टीम से बात करें। उसके बाद में जैसे संतुष्ट हो जाते हैं तब आप उसको ले सकते हैं। ठीक है। फिर कम से कम अगर आप इन ऑनलाइन सामग्री के साथ जाते हैं तो आप इतनी अध्ययन के बाद आप आश्वस्त तो हो ही जाएंगे कि और कंटेंट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें तय कर लें, उसके बाद में आप कोई भी क्लासेस जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि आजकल क्या मार्केट में शिक्षकों की अधिकता है, किताबों की अधिकता है, निर्णय निर्माण में दिक्कत सच में इसी वजह से आ रही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हो जाती है तो फिर ठीक है। अब कोचिंग क्लासेस की बात कर ली मैंने, ऑनलाइन में भी देखें, ये चीज़ें ऑफलाइन में भी देखी जा सकती है। ये देखने के बाद में ये बात भी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते, सर पॉलिटिकल साइंस है तो मैं किस टीचर के साथ जाऊँ, हिंदी के किसके साथ जाऊँ, ज्योग्राफी वाला पूछता है किसके साथ जाऊँ, हिस्ट्री वाले जनरली पूछते नहीं मेरे को, क्योंकि मेरे को तो क्यों पूछेंगे, मैं तो खुद हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे से पूछते नहीं हो, किसी और को पूछते होंगे। तो आप है वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए फिर आपको पसंद आ जाए तो चले जाइए। और फिर अगर एक बार मैं मानता हूँ कि कोचिंग में किसी पार्ट को पढ़ते हैं फिर उसकी किताब ना पढ़ें, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर दोनों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए शिक्षक पहले से ऐसा चुने कि आपको दोनों में से एक विकल्प उपलब्ध करवा दें कि भाई अब आप बुक्स छोड़ के उसके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। तो ये देखो अध्ययन सामग्री हो गई और अध्ययन सामग्री चुन कर ली गई। अब आता है लास्ट बिंदु, अध्ययन सामग्री चुन ली गई है और अब रेडीमेड नोट्स से बचें। रेडीमेड नोट्स जितने भी होते हैं उससे बचें। क्यों? क्योंकि न तो इसमें आपको पूर्णता का आभास होता है, न आपको कॉन्फिडेंस आता है और न आपको कभी ये लगेगा कि नहीं हो गया, क्योंकि कई बार रेडीमेड नोट्स में गलती होती है, उसको सुधारने वाला कोई नहीं, आपको हर तथ्य पे शंका हो जाएगी। बेहतर कोशिश ये करें कि आप अपनी ही सामग्री को कम से कम 7 से 8 बार उसका पढ़ें, 7 से 8 बार पढ़ें, क्योंकि कम से कम सामग्री होगी तो रिवीजन 7 से 8 बार बहुत आसानी से हो जाएगा। जब 7 से 8 बार रिवीजन होगा तो रिवीजन की जो अंतिम अवस्था होती है विद्यार्थियों, उसे मनन कहते हैं। रिवीजन की अंतिम अवस्था प्राप्त कर जाओगे आप, जैसे हम मनन कहते हैं। अंतिम अवस्था कौन सी होती है? मनन, जिसमें आप अपने मस्तिष्क में आंखें बंद करके है वो उस टॉपिक को सोच सकते हैं, क्या क्या लिखा हुआ, सारी चीजें आपके मस्तिष्क में घूमना शुरू हो जाती है। मनन करने के बाद में क्या होता है, आपको एक ऐसी स्थिति आती है जब आप किसी भी प्रश्न की विकल्प पर निर्भर नहीं रहेंगे, प्रश्न के उत्तर के लिए विकल्प पर कभी निर्भर ना रहे। ठीक है। क्यों के लिए निर्भर ना रहे। अब ये स्थिति क्यों आती है? जब हम हर प्रश्न के लिए, मैं जब भी क्लास पढ़ाता हूँ या पूछता हूँ तो बच्चे हर बार कहते हैं सर ऑप्शन दो, ऑप्शन दो। इससे क्या होता है, आप विकल्प पर निर्भर है। अब परीक्षक आपके साथ गेम खेल रहा है और आप उन विकल्पों में 2-4 में गलती कर जाते हो। इसलिए कोशिश ये करो कि प्रश्न पूछते ही आप बिना विकल्प देखे उत्तर देने की कोशिश करिए। अब आप जब ये सिद्धि हासिल कर लोगे, जब आपको विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ रही है 10 में से 7-8 प्रश्नों पे, तब आप देखना आपकी एक्यूरेसी कितनी तगड़ी आती है, गलती करोगे नहीं। हर प्रश्न के लिए अगर आपको विकल्प चाहिए तो आप मान के चलिए 10-12 गलती आप करके आने वाले। तो प्रश्न के उत्तर के लिए निर्भर न रहे। ठीक है। उत्तर के लिए विकल्प पर निर्भर न रहे। तो इस हेतु जितना अधिक रिवीजन होगा, जितना अधिक चीजों को आंख बंद कर करके मनन करोगे, उतना ही आप मान के चलिए कि विकल्प पर से आपकी निर्भरता धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ठीक है। निर्भर न रहे। और ये 7-8 बार रिवीजन हो गया। ये चीजें दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है, दोनों जुड़ी हुई है। कोशिश ये करते रहें, हर प्रश्न को बिना देखे उत्तर देखने का प्रयास करें। 70-80% प्रश्नों में ऐसा हो जाना चाहिए। और आज की आखिरी बात, अभ्यास करें। ठीक है। जब 7-8 बार होता है, अभ्यास साथ साथ में चलने दें। जैसे कोई टॉपिक पूरा हुआ, उस टॉपिक को प्रश्न देखें, प्रश्न मिलाएं, कंटेंट में नहीं आया है तो ऐड कर ले कंटेंट में। और फिर एक बार अभ्यास करने के बाद में, अच्छा एक चीज और, अभ्यास हमेशा पुराने पेपर से करें।
पुराने पेपर से अभ्यास करें। देखो साइंस के लोग हैं वो पुराने पेपर पे भी करें, टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं क्योंकि उनमें नई नई थियरी आती रहती है। कला वर्ग में क्या होता है, पुराने पेपर 60% रिपीट होते हैं। पुराने पेपर करें, टेस्ट सीरीज से मैं तो कहूँगा बचें। क्यों? क्योंकि इनके कोई लेवल नहीं होते, कभी कभार ये बहुत कठिन देते हैं जिसका परीक्षा से कोई संबंध नहीं होता है, बच्चों का डिमोटिवेशन हो जाता है। कई बार ये आपके बहुत सिंपल सा देते थे, कई बार उलझुल जुलूल तथ्य देते थे प्रश्नों की क्योंकि 50-50 टेस्ट लेते हैं, सवाल कहाँ से बनाए, कुछ भी पूछ लेते हैं, फिर इनकी गलतियां भी त्रुटियां भी बहुत होती है। ऐसी स्थिति में टेस्ट सीरीज की बजाय आप पुराने पेपर लेके आ जाए, 20-30 सालों के, आजकल मार्केट में खूब आते हैं किताबें, उनका एक एक प्रश्न का डीपली स्टडी करें, कहाँ से पूछा गया। जैसे ही एक टॉपिक के प्रश्न पढ़े उसके बाद उस टॉपिक की थियरी आप वापस पढ़िए। एक बार थियरी पढ़ी, फिर प्रश्न पढ़िए, फिर वापस थियरी पढ़िए। तब आप देखोगे तो जब आप वापस थियरी पढ़ रहे होंगे तो जैसे ही पुराना प्रश्न पूछा हुआ होता है ना, वो वहां पे वो कंटेंट जैसे ही आएगा आपका दिमाग एकदम एक्टिव हो जाएगा, आप उसको और गौर से देखोगे, फिर दिमाग में हाँ ये सवाल है, वो पिछली परीक्षा में पूछा गया था। तो अभ्यास कैसे होता है, पहले सामग्री पढ़ी, जैसी सामग्री पढ़ी फिर प्रश्न देखो, प्रश्न किए पुराने प्रश्न करने के बाद वापस सामग्री देख लो एक बार। ये कम से कम 6-7 महीने की तैयारी के बाद स्थिति आएगी। सामग्री फिर पढ़े। अब इससे क्या होगा, देखो जब यहां पढ़ रहे होंगे, ये इसलिए पढ़ा था ताकि प्रश्न कर सके, प्रश्न करने के बाद वापस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि पुराने प्रश्न आया ना वो बिंदु आप और कंठस्थ करो, क्योंकि 70-60% पेपर रिपीट होता है और इतनी घटों नहीं रहती। इसलिए जब भी अभ्यास करो तो ये फॉर्मेट अपनाइए, सामग्री पढ़ो ताकि प्रश्न कर सको, फिर वापस सामग्री पढ़ो ताकि परीक्षा में आप अच्छे से कर सको, ताकि आपको कौन से बिंदुओं पर गौर करना है ये दूसरी बार में पता चल पाएगा। तो इस तरह से पुराने पेपर को लाएं और खूब सारा अभ्यास करें। और अभ्यास जो है ये इस रिवीजन के साथ में चलने दें, दोहराव के रिवीजन के साथ चलने दो आप, ठीक है, साथ चलने दें। देखो कोई भी विषय ठीक से तैयार करने में 1 साल आराम से 8-10 महीने लग जाते हैं। अगर आप डबल मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी भी कर लेते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी आप में परिपक्वता आएगी। क्या आएगी? परिपक्वता। देखो मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। परीक्षा हॉल में अगर आप मैच्योर नहीं है तो आप में गलतियां हो जाती है। एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ परिपक्वता है। ज्ञान अधिक है, परिपक्वता नहीं है, तो परीक्षा हॉल में आप गलतियां करोगे और आप ऐसे प्रश्न अटेंड करोगे जो नहीं करने थे, जो करने थे उसको अटेंड करोगे नहीं। ये क्या है? ये अपरिपक्वता है, ये मैच्योरिटी का अभाव था। ज्ञान तो पूरा था लेकिन परिपक्वता के अभाव में आपने गलतियां करी, इसलिए आप बाहर हो गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसके पास ज्ञान तो सामान्य होता है लेकिन परिपक्वता बढ़िया होती है, तो वो क्या करते हैं, क्या कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किस तरह से उत्तर करने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ज्ञान नहीं, कोरी परिपक्वता तो काम की नहीं है। आपके पास में नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज कब आएगा? जब 7-8 बार पढ़ोगे। परिपक्वता कब आएगी? जब आप अभ्यास करोगे। तो अगर ये दोनों चीजें बेस्ट स्तर पे हैं तो आपको कोई बार कर नहीं सकता। हम अभ्यास करते नहीं, कई बार ये नॉलेज तो हासिल कर लेते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते। तो ज्ञान और परिपक्वता ये दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। परीक्षा में आप कई बार ऐसे स्टूडेंट देखते होंगे जिन्होंने खूब मेहनत करी। ज्ञान किससे आता है? ये आता है आपके सिलेबस पूरा करके 5-6 बार रिवीजन करने से नॉलेज बढ़ता जाता है। और परिपक्वता कब आती है? लगातार अभ्यास करने से। अभ्यास ऐसे नहीं कि प्रश्न देखा और फिर ऑप्शन देख लिया, उत्तर क्या है इसका, फिर वापस प्रश्न देखते हैं। कई बच्चों को मैंने ऐसे भी देखा है, पेपर लेके आगे पुराने, अब पहले ऑप्शन देखते हैं। जैसे मान लो ये प्रश्न आया कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, अब आपने पहले इधर देखा डी उत्तर है, फिर आता आरबीआई, हाँ ये तो मुझे आ रहा था। ये ऐसी परिपक्वता नहीं आएगी। प्रश्न बेहतर तो क्या होता, अव्वल ये होता कि प्रश्न देख के आप कहते हैं कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, आरबीआई करती है, फिर देखते हैं आरबीआई पढ़ा, फिर उत्तर देख लो हाँ आरबीआई है। ये ऐसे तरीका करिए आप, ठीक है। तो ज्ञान और परिपक्वता ये दोनों होनी बहुत जरूरी है, तब जाके आप परीक्षा में बहुत अच्छी तरीके से सफल हो सकते हैं। कई बच्चों के पास रिवीजन खूब कर लिया, ज्ञान खूब है लेकिन अभ्यास किया नहीं, मैच्योरिटी आई नहीं। पेपर हॉल में जो 10 सवाल छोड़ने थे वो भी कर लिए, जो नहीं छोड़ने थे वो छोड़ दिए। ऐसी गलतियां छोटी सी हो जाती है। परीक्षा हॉल की गलतियां दरअसल ज्ञान की कमी कारण नहीं होती है, मैच्योरिटी की कमी कारण होती है।